नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रवेल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के लिए एक नया चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे। चैप्टर 3 जेनेटिक्स से रिलेटेड जो होगा। अब इसमें हमें पढ़ेंगे कि ये जेनेटिक्स जो है वो होता क्या है या जेनेटिक्स किसे कहते हैं, और उसके बाद में लॉ ऑफ जेनेटिक्स, खास तौर से मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जेनेटिक्स जो है वो एक अलग, एक स्पेशल, एक डिफरेंट ब्रांच है बायोलॉजी से रिलेटेड। जैसे साइंस में अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, किस चीज़ के साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उनकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्ड वगैरह उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री में आते हैं। या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम करते हैं तो वो बायोलॉजी में आते हैं। वैसे ही बायोलॉजी को भी बाद में अलग अलग पार्ट में या अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। उन्हीं में से एक ब्रांच जो है वो जेनेटिक्स है। अब इस चैप्टर में हम जेनेटिक्स के बारे में कुछ शुरुआती चीज़ें जो हैं केवल उनके बारे में पढ़ेंगे, और खास तौर से मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो दिए थे, उनकी स्टडी हम करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें मेन पार्ट की ओर जाएं उससे पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें, कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो है उनको वहाँ पर समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हमें उनकी स्टडी जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखें, एक टर्म जो है वो आती है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम किन्हें कहेंगे, सबसे पहले तो यही चीज़ देखें। अब हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके हमें बारे में चर्चा करें तो उससे पहले प्लांट्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको समझना जरूरी है। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स या पैराइटल जनरेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, और रिप्रोड्यूस करके वो नई ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो है उसको प्रोड्यूस करती है। अब ऑफस्प्रिंग जनरेशन या जिसे हम संतान पीढ़ी कह सकते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखता है, या स्पीसीज की कंटिन्यूटी जो है वो उसके कारण से बनी रहती है। अब रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन, पेरेंट जनरेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग जनरेशन को क्रिएट करेंगे। इस ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे होते हैं, सिमिलर टू दैट, या कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग जनरेशन इज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरेशन आर ए सिमिलर टू द पेरेंट्स और ए पैराइटल जनरेशन। अब यहाँ पर सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग जनरेशन में, और पेरेंट्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं। जैसे हम नॉर्मली बात करें, एक आम का पेड़ जो है, मैंगो ट्री जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बीज से हम एक नया पौधा उगाएंगे तो वो आम का ही पौधा होगा। उसकी जड़, तना, पत्तियां, उसमें फूल फल वगैरह जो होते हैं वो उसी के जैसे होंगे। सरसों के पौधे से सरसों का पौधा ही उगेगा, यानी सरसों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पैराइटल जनरेशन में है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जाएंगे। ह्यूमन बीइंग में यदि हम देखें, मनुष्य से उत्पन्न संतान जो है वो मनुष्य जैसी होती है। उसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, अंगुलियों का विन्यास, उनकी संख्या वगैरह, वो जो पैटर्न है वो कैसा होता है, पेरेंट्स जैसा ही। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रोडक्शन के दौरान क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ऑफस्प्रिंग जनरेशन में। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन्हें क्या कहा जाता है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं, जिनका ट्रांसमिशन होता है, वही क्या कहलाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये ट्रांसमिशन जो है
इसे हम कहेंगे हेरिडिटी। यानी दूसरी जो परिभाषा आती है वो क्या है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है वो किसे कहेंगे, हेरिडिटी का सीधा सा अर्थ होता है द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स से ट्रांसमिट फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ये हेरिडिटी हो गई। ये हेरिडिटी वर्ड जो है इसको सबसे पहले, ये हेरिडिटी वर्ड या टर्म जो है वो सबसे पहले दी थी स्पेंसर ने। तो स्पेंसर ने ये वर्ड जो है वो यूज किया था, एक इसको भी ध्यान में रख लें। इसके बाद में एक और चीज जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस या विभिन्नताएं, इनका अर्थ क्या होगा, पेरेंट्स से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हेरिडिटी के थ्रू या हेरिडिटी शो करते हैं ऑफस्प्रिंग जनरेशन में, लेकिन जब ये हेरिडिटी शो करते हैं या ट्रांसमिट होते हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं, खास तौर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गेमिट प्रोडक्शन और गेमिट फ्यूजन की जो प्रोसेसेस होती हैं उनके कारण से उन लक्षणों में कुछ भिन्नताएं आ जाएंगी। यानी माता पिता से उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो मनुष्य जैसी तो होती हैं, मनुष्य से उत्पन्न संतान मनुष्य जैसे होगी, लेकिन फिर भी वो चेहरे मोहरे में, रंग रूप में माता से पिता से दोनों से अलग होती है, क्योंकि वो उनका मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है और उसके कारण से उसमें कुछ डिफरेंसेस वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस जो आते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज जो आ जाता है और उसके कारण से कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में दिखने लगते हैं, वो क्या है, वेरिएशन। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड थ्योरीज, लॉज वगैरह इनकी स्टडी की जाती है, वो क्या है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है वो क्या हो गई, जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस, या कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो डील करती है या जिसमें पढ़ा जाता है किसके बारे में, हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड जो है, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी की जाती है, वही जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स से वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किया था बैटसन ने। बैटसन ने ये वर्ड दिया था और उन्होंने ये ग्रीक वर्ड जीन जो होता है उससे इसे लिया था। तो बैटसन ने ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था और ये शब्द जो है वो उन्होंने लिया था जीन से। यानी जीन ही वो फैक्टर होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं, उन्हीं की स्टडी करना जो है वो जेनेटिक्स हो गया। यानी हेरिडिटी और वेरिएशन जो है वो किसके बेसिस पर होती है, जीन के बेसिस पर, और जीन की स्टडी जो है वो क्या हो गई, जेनेटिक्स। इसीलिए ये वर्ड जो है वो बैटसन ने दिया था। हालांकि जीन वर्ड जो है वो दिया गया था किनके द्वारा, जॉनसन के द्वारा। तो इसमें ये कुछ नॉर्मल सी कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको ध्यान में रख लें, खास तौर से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली, लेकिन हेरिडिटी और जेनेटिक्स, इन दो की डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रख लेना। इसके बाद में आगे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वैसे तो जेनेटिक्स जो है वो एक पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है, और उसके कई सारे नियम वगैरह जो हैं वो अप्लाई होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसके बारे में। तो केवल मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसकी स्टडी करते हैं, और मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसको कहा जाता है मेंडेलिज्म। तो मेंडेलिज्म जो है उसकी स्टडी हम करेंगे। अब मेंडेलिज्म का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मेंडल कॉल्ड मेंडेलिज्म। यानी मेंडल के नियमों का अध्ययन करना, उनके प्रयोग वगैरह का अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना, यही सारा जो है वो आता है किसमें, मेंडेलिज्म में, या उसी को हम मेंडेलिज्म शब्द या वर्ड जो है वो यूज करते हैं, या टर्म जो है वो उसके लिए यूज करते हैं। अब उससे पहले कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन, मेंडेलिज्म को हम पढ़ें तो उससे पहले इंट्रोडक्शन जो है मेंडल का वो ध्यान में रखें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए मेंडल, इसकी हम स्टडी करें या इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि एक तो इनका पूरा नाम ध्यान में रखें, जॉन ग्रेगरे मेंडल।
ये इनका पूरा नाम था। तो जॉन ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल भी इनको कहा जाता है। ये जो है वो जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं या इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ए जेनेटिक्स। तो एक तो ये चीज जो है वो जरूर से ध्यान में रख लें। अब इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड जो लॉ थे उनको प्रोपाउंडेड किया था सबसे पहले उनकी स्टडी जो है वो मेंडल ने ही की थी, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहा जाता है। इनकी बर्थ वगैरह की हम बात करें तो मेंडल वाज बोर्न इन ए विलेज, एक विलेज जिसे सिसिलियन कहा जाता है। सिसिलियन विलेज जो है उसमें इनका जन्म हुआ था। सिसिलियन विलेज जो है वो ऑस्ट्रिया जो देश है उसका एक प्रांत है, उसका एक प्रोविंस है हेंजेंडोर्फ। तो हेंजेंडोर्फ में इनका जन्म, हेंजेंडोर्फ के सिसिलियन गांव में इनका जन्म जो है वो हुआ था। और हेंजेंडोर्फ प्रोविंस या स्टेट जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया जो एक यूरोपियन कंट्री है उसका जो प्रांत है हेंजेंडोर्फ, उसका एक गांव था सिसिलियन, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना शुरुआती अध्ययन या पढ़ाई वगैरह करने के बाद में एक चर्च में, ब्रून शहर जो है वहां पर एक चर्च में उन्होंने फादर की नौकरी की थी। पादरी जिनको कहा जाता है, यानी प्रीस्ट जो होते हैं, मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं वैसे ही चर्च में पादरी या फादर जो है वो उनको कहा जाता है। तो एक प्रीस्ट के तौर पर उन्होंने चर्च में काम किया था। और उसी चर्च के ग्राउंड में उन्होंने पाइसम सेटाइवम, जिनको हमें कह सकते हैं उद्यान मटर या गार्डन पी, तो गार्डन पी प्लांट जो है उस पर उन्होंने अपनी स्टडी की थी या उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो स्टडी के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जिस प्लांट का चयन किया था वो क्या था? गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम जो है वो है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम पर ये अध्ययन पूरा उन्होंने किया था। इन्होंने जो अपने प्रयोग वगैरह किए उनके बेसिस पर उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो उन्होंने किया और उसके बेसिस पर कुछ लॉज या कुछ नियम वगैरह जो है वो उन्होंने बनाए थे। यानी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है उससे रिलेटेड जो भी स्टडी थी उसको उन्होंने फिर पब्लिश करवाया था। तो इनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पर पब्लिश हुए या किस में पब्लिश करवाए गए थे, एक इसको ध्यान में रखना है। एक सोसाइटी थी ब्रून में जिसे ब्रून सोसाइटी ऑफ ए नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता है। इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का जो एनुअल एडिशन होता है उस एनुअल एडिशन में सन 1865 में 1865 में इनका जो एनुअल एडिशन है उसमें एक लेख के रूप में इसको पब्लिश उन्होंने करवाया था। और वो लेख जो था उसका जो टाइटल था वो टाइटल जो है उसको भी ध्यान में रखने, वो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ए प्लांट्स। तो प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण से संबंधित प्रयोग जो है वो उन्होंने करवाए थे और इन्हीं को इसी टाइटल के रूप में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का जो एनुअल रिपोर्ट आती है, उसका जो एनुअल एडिशन आता है उसमें क्या क्या था उसको पब्लिश करवाया था। तो मेंडलिज्म में या इंट्रोडक्शन में कुछ सामान्य बातें जो हैं ये नॉर्मल मैन चीज़ें जो आती हैं इनको ध्यान में रख लें, इनको अंडरलाइन कर लेना। जॉन ग्रेगर मेंडल जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनका जन्म सिसिलियन गांव में जो हेंजेंडोर्फ प्रांत में ऑस्ट्रिया का एक प्रांत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का एक प्रांत है हेंजेंडोर्फ, उसमें जो गांव है सिसिलियन वहां पर इनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने एक चर्च में, ब्रून में जो चर्च है वहां पर उन्होंने प्रीस्ट की नौकरी जो है वो की थी या प्रीस्ट के पद पर उन्होंने काम किया था। और उन्होंने उसी चर्च के गार्डन में गार्डन पी प्लांट जो होता है, उद्यान मटर का जो पौधा है जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, उस पे उन्होंने अपने कार्य किए थे या एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर इनको पब्लिश करवाया था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री
के एनुअल एडिशन में सन 1865 में, और उसका टाइटल जो था वो क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ए प्लांट्स। अब इसके बाद में मेंडल ने 1865 में अपने इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर 3 नियम जो हैं वो बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये सारा काम जो है वो उन्होंने कर दिया था, नियम वगैरह जो है वो बता दिए थे। लेकिन उस समय एक दुर्भाग्य मेंडल का ये रहा कि उस समय इनके इन प्रयोगों वगैरह पर या इनके एक्सपेरिमेंट वगैरह पर या इनके वर्क पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। आज इनका जितना महत्व माना जाता है उतना महत्व उस समय उनको नहीं दिया गया था, या इतना इम्पोर्टेंस जो है उनको नहीं दिया गया था। उसके कई सारे कारण थे, उनमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, अपने हायर क्लासेज में उन चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन बाद में सन 1900 में, सन 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट जो थे वो थे ह्यूगो डी व्रीज। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे एरिक वान शेरबाक। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल कोरेंस। इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जेनेटिक्स से रिलेटेड या हेरिडिटी से रिलेटेड स्टडी वगैरह करने के लिए ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। हालांकि उस समय उनको मेंडल के जो कार्य वगैरह थे उनके बारे में उनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने तीनों ने अलग अलग प्लांट्स पर, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उस बेसिस पर इन्होंने हेरिडिटी से रिलेटेड जो लॉ या फिर नियम जो है वो बनाए। ह्यूगो डी व्रीज जो थे वो वर्तमान में जो हॉलैंड कंट्री है वहाँ के रहने वाले हैं। एरिक वॉन शेरबाक ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के ही थे। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल कोरेंस जो जर्मनी से थे। तो इन तीनों ने अपनी अलग अलग स्टडी की और उसके बेसिस पर नियम जो है वो बना दिए। और जब उनको पब्लिश करवाया तो उस समय दुनिया को ये ध्यान में आया कि इन्होंने जो कार्य किया है, जो नियम वगैरह बनाए हैं, वो तो मेंडल जो है वो लगभग 35 साल पहले ही पब्लिश करवा चुके थे। तो इस तरह से इनको इसका श्रेय नहीं दिया गया। इन नियमों को श्रेय जो है वो फिर दिया गया किनको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। यानी इनके मेंडल के द्वारा किए गए जो कार्य थे, जो नियम वगैरह बनाए गए थे, उनको पूरी तरह से श्रेय दिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इन 3 साइंटिस्ट को। तो एक तरह से इन्होंने रीडिस्कवर किया था किनको, मेंडल के नियमों को। तो मेंडल के नियमों की एक तरह से रीडिस्कवरी हुई थी, या इन्होंने रीडिस्कवर किया था। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर किया, उनके नाम ध्यान में रख लें। ह्यूगो डी व्रीज थे, एरिक वॉन शेरबाक थे, और कार्ल कोरेंस जो थे। इनको रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म जो है वो माना जाता है। लेकिन जैसे भी हो, चाहे 35 साल बाद में उनको श्रेय मिला हो और फिर उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाने लगा हो, लेकिन जैसे भी हो, मेंडल ने जो नियम दिए थे वो एकदम सही थे। और उसके बेसिस पर जेनेटिक्स जो है वो कैसे काम करती है, या हेरिडिटी कैसे होती है इन कैरेक्टरिस्टिक्स के, इनके बारे में वो दुनिया को बताने में सफल रहे। हालांकि दुनिया को वो लेट समझ में आया, लेकिन जैसे भी हो समझ में आ गया था, या इनके बारे में इन्होंने बता दिया था। इसी कारण से मेंडल जो है उसको जेनेटिक्स के से रिलेटेड पहला ऐसा साइंटिस्ट माना जाता है जिन्होंने सारे नियमों वगैरह की स्टडी की थी। इसका मतलब मेंडल जो थे वो सक्सेसफुल रहे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसे होती है उसकी स्टडी करने में। तो इसमें अपने टॉपिक में अगला जो टॉपिक आता है वो है सक्सेस ऑफ ए मेंडल। मेंडल की जो सक्सेस थी उसके रीजन जो है वो क्या रहे। तो इसमें इन चीजों को ध्यान में रखोगे, रीजन फॉर ए सक्सेस ऑफ ए मेंडल। मेंडल की सक्सेस के क्या कारण थे, तो उसमें कई सारे कारण जो है वो गिनाए जाते हैं। 3 कारण जो है उनको हम ध्यान में रखोगे, नोट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, उनको बस केवल याद कर लें। पहला जो कारण था वो था कि इन्होंने, इससे पहले भी कई साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को सिंपल बनाए रखा, उनको इजी बनाए रखा। और इजी कैसे बनाए रखा, उन्होंने स्टडी की थी एक टाइम पर
वन टाइम, एक टाइम पर वन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक टाइम पर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी, या एक ही ट्रेड जो है उनकी स्टडी की थी। इसलिए ऑब्जर्वेशन करना जो है और उसके बेसिस पर डाटा वगैरह कलेक्ट करना जो है वो आसान रहा, और कोई भी काम जब आसानी से हो जाता है तो उसके बेसिस पर कंक्लूजन वगैरह निकालना जो है वो भी क्या रहता है, सिंपल रहता है, इजी रहता है, और उसके कारण से नियम वगैरह जो है वो भी आसानी से सही नियम जो है वो बन जाते हैं। दूसरा, एक्सपेरिमेंट से इनको जो भी डाटा वगैरह प्राप्त हुए उन्हें डाटा का एनालिसिस जो है वो उन्होंने सही किया, और ये सही एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, इनके जो फार्मूलाज होते हैं इनका उन्होंने यूज किया था। तो बायोलॉजी में मैथ और स्टैटिक्स का यूज करना, ये काम करने वाले पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, मेंडल थे, और इसके बेसिस पर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाले, उनका जो एनालिसिस किया वो पूरी तरह से सही, एग्जैक्ट सही प्राप्त हुआ, जिसके कारण से वो सही नियम बनाने में भी सफल रहे। और तीसरा, पी प्लांट का सिलेक्शन उन्होंने किया था। तो सिलेक्शन ऑफ ए पी प्लांट, पी प्लांट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए संकरण के प्रयोग जो उन्होंने करवाए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो करवाए थे, उनके लिए एकदम परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है, ये एकदम परफेक्ट प्लांट है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें हाइब्रिडाइजेशन के लिए सही बनाता है। तो इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, ये भी इनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो है कि पी प्लांट का सिलेक्शन जो किया था, यूं कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ ए पी प्लांट। तो उसी का सिलेक्शन उन्होंने क्यों किया, पी प्लांट में ऐसे क्या लक्षण देखे जिसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन उन्होंने किया। तो उसमें कई सारे फीचर जो हैं या कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पाए जाते हैं जो उसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वो क्या थे, एक गुण जो है वो इनमें मिलता है कि ये जो प्लांट होता है पी प्लांट, ये एनुअल प्लांट होता है, एनुअल और हर्ब नेचर का प्लांट होता है, या हर्बेशियस नेचर का प्लांट होता है। हर्बेस नेचर के प्लांट है जो घास वगैरह जैसे पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो छोटी सी क्यारी में कई सारे पौधे उगाए जा सकते हैं, बड़े वृक्षों की तरह से ज्यादा जगह घेरने की जरूरत नहीं रहती, तो ज्यादा संख्या में उगाए जा सकते हैं क्योंकि हर्बेशियस नेचर का है। और एनुअल प्लांट ये होते हैं, मतलब एक सीजन में ही अपना पूरा लाइफ स्पान जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उगते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलप होते हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग वगैरह होती है, फिर बीज वो बनाते हैं और फिर खत्म में हो जाते हैं। तो एनुअल प्लांट है, इसलिए कम समय में, एक साल में एक पीढ़ी मिल जाती है, दूसरी पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन जस्ट अगले साल आ जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन उससे अगले साल आ जाएगी। तो कम समय में और कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है वो एनुअल और हर्बेशियस नेचर का प्लांट होता है इसलिए। दूसरा, इसमें जो फ्लावर मिलते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल टाइप के। तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो मिलते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही फ्लावर में बढ़ते हैं, और एक ही फ्लावर में बनने के कारण से ये, या बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होने के कारण से इनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। नेचुरली यदि देखा जाए तो इनमें जो पोलिनेशन है वो कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन इनमें होता है, और उस सेल्फ पोलिनेशन के कारण से ही इन्हें प्लांट में, सॉरी यूं लिख दिया, पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन मिलता है, सेल्फ पोलिनेशन के कारण से इनके प्योर ब्रीड लाइन जो है वो मिल जाते हैं। तो प्योर ब्रीड लाइन इनकी मिलती हैं। प्योर ब्रीड लाइन का मतलब ऐसे प्लांट ये होते हैं जिनमें जो लक्षण मिलते हैं, जैसे प्लांट टाल है तो उसमें जो जीन है वो पूरी तरह से टालनेस के ही होंगे, ड्वार्फ है तो वो पूरी तरह से प्योरली ड्वार्फ होगा, उनमें मिक्सअप नहीं होता है। इसके बारे में दो टर्म आएंगे आगे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो इम्प्योर ब्रीड को शो करती है, और होमोजाइगस कंडीशन जो है वो प्योर ब्रीड लाइन को शो करती है। तो ये प्योर ब्रीड लाइन वाले प्लांट्स होते हैं, और होमोजाइगस कंडीशन जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए पेरेंट जनरेशन के जो सिलेक्शन करना पड़ता है, उसमें जो भी प्लांट लिए जाते हैं वो पूरी तरह से प्योर ब्रीड लाइन वाले होने चाहिए। तो मटर के पौधे में ये आसानी से प्योर ब्रीड लाइन जो है वो उनकी मिल जाती है। इसके अलावा प्लांट जो है उनमें, इसे प्लांट के अंदर यदि देखा जाए तो क्रॉस पोलिनेशन जो है वो भी आसानी से हो जाता है।
नॉर्मली नेचुरली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो भी इजीली करवाया जा सकता है। और क्रॉस पॉलिनेशन के कारण से ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि करवाना है तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा और इनमें आसानी से हो भी जाता है। इसके अलावा मटर का जो पौधा है, मटर का जो प्लांट है, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं खास तौर से वो पूरी तरह से कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग शो करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब पूरी तरह से वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कई वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस प्लांट में मिलते हैं। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है और मेंडल ने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी स्टडी की थी, इसको हम एक टेबल के माध्यम से, एक सारणी जो है उसके माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। तो ये वो 7 कैरेक्टर हैं जिनको चूज किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये सारे जो हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कहलाते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका अर्थ क्या होगा कि एक प्लांट में यदि हम देखें कोई एक कैरेक्टर जो है जिसका जैसे सिलेक्शन कर लिया तो उसके कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है वो मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर में हम देखें, हमारे शरीर में स्किन का कलर है, स्किन का कलर है वो हर व्यक्ति में एक सा नहीं होता है, उसमें अलग अलग कलर जो है वो मिलते हैं। ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, वाइट भी है, अलग अलग टाइप के कलर मिलते हैं। या फिर एक प्लांट जो है उसके जैसे अंदर है, उसके अंदर जैसे हम बात करें तो गुलाब जो है उनमें जैसे फ्लावर है, फ्लावर का जो कलर है वो पिंक भी होता है, वाइट भी होते हैं, या अलग अलग कलर के, पर्पल कलर के या वोलेट कलर के, इस तरह से अलग अलग कलर के फ्लावर जो है वो मिलते हैं। इसी तरह से हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है वो कैरेक्टर तो एक हो गया लेकिन उसके फॉर्म जो है वो कई सारे मिलते हैं। कई सारे फॉर्म होने का मतलब ब्लड ग्रुप जो है, किसी ह्यूमन बीइंग का हम बात करें तो उसका ब्लड ग्रुप किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है। तो ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके 3 अलग अलग फॉर्म हो गए। इसी तरह से प्लांट मटर का जो इन्होंने लिया था, टी प्लांट जो जिसका उन्होंने सिलेक्शन किया था, उसमें उन्होंने जिन कैरेक्टरिस्टिक्स का सिलेक्शन किया उसके कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है वो मिलते हैं, यानी उनमें भिन्नताएं मिलती हैं। जैसे हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट जो है वो कितना बढ़ता है उसके बेसिस पर देखा जाए तो टी प्लांट जो है वो 2 टाइप का होता है या उसके 2 फॉर्म मिलते हैं, या तो टाल या फिर ड्वार्फ। तो टाल जो है वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्वार्फ जो है वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है या अलग फॉर्म है, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स उसका एक ही है। तो हाइट ऑफ प्लांट कैरेक्टर ये हो गया, इसके 2 अलग अलग फॉर्म हो गई, टाल एंड ड्वार्फ। इनमें से एक जो है वो डोमिनेंट होती है, दूसरी जो है वो रिसेसिव होती है। तो डोमिनेंट जो है वो कौन सी है, तो डोमिनेंट का मतलब वो होगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन, डोमिनेंट का पहले से पता नहीं चलता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जब करवाते हैं तो उसके बेसिस पर एक पेरेंट जनरेशन से जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन ऑब्टेन होती है, मिलती है, उसमें उस कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ही फॉर्म जो है वो शो होगा। यानी एक टाल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट है, उनके बीच में यदि आपस में क्रॉस करवाया गया तो एक F1 जनरेशन जो उनसे ऑब्टेन होगी उसमें या तो सारे के सारे प्लांट टाल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। यदि सारे प्लांट टाल हैं यानी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म टाल जो है वो रिप्रेजेंट होती है तो वो डोमिनेंट है, यदि ड्वार्फ होते तो ड्वार्फ जो है वो डोमिनेंट होता। तो सारे पौधे उनको जो मिले वो कैसे थे, टाल थे, इसलिए टाल इसमें से डोमिनेंट फॉर्म हो गई, ड्वार्फ जो है वो एक रिसेसिव फॉर्म है। इसी तरह से दूसरा जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पोजीशन ऑफ फ्लावर। प्लांट में फ्लावर है, जैसे ये लीफ वगैरह बने हुई है, प्लांट आगे बढ़ता जा रहा है, बाद में उनके ऊपर फ्लावर आएंगे तो फ्लावर या तो कहाँ बनेंगे, साइड में बनेंगे, या फिर कहाँ बनेंगे, ऊपर अंतिम हिस्से पर बनेंगे, जिसके बाद में ग्रोथ नहीं होगी। या तो फ्लावर बन गए उसके बाद में भी पौधा बढ़ता जा रहा है तो वो रह जाते हैं कहाँ पर, एक्साइल कंडीशन में, या फिर अपेक्स पर बनते हैं, टर्म जो लास्ट में टर्मिनल पॉइंट होता है वहां पर बनते हैं। तो इस बेसिस पर 2 टाइप के फॉर्म इनके हो गई पोजीशन ऑफ फ्लावर के, एक्साइल एंड टर्मिनल। इसमें से एक्साइल जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव जो है वो, और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। कलर ऑफ फ्लावर, मटर के प्लांट में या पौधे में 2 तरह के फूल आते हैं कलर के बेसिस पर, या तो वॉयलेट कलर के या फिर येलो कलर के। वॉयलेट कलर के हैं
तो वो डोमिनेंट फॉर्म है, व्हाइट कलर के हैं तो वो रिसेसिव फॉर्म है। यानी वॉयलेट और व्हाइट कलर वाले प्लांट के बीच में क्रॉस करवाएं तो क्रॉस से जो फिलियल जनरेशन ऑब्टेन होगी, जो नई पीढ़ी उत्पन्न होगी, उसमें सारे के सारे पौधे ऐसे होंगे जिनमें फूल कैसे होंगे, वॉयलेट कलर के, इसलिए वॉयलेट डोमिनेंट फॉर्म मानी जाती है। शेप ऑफ पॉड, मटर में जो फली बनती है वो उसका फ्रूट होता है, फल होता है, उसकी आकृति दो तरह की होती है, या तो इन्फ्लेटेड, यूं इस तरह से फूली हुई आकृति पाई जाती है जिसमें मटर वगैरह जो बनते हैं वो मटर इस तरह से अंदर लगे हुए रहते हैं, या फिर मटर में सीड वगैरह जो है वो इस तरह से है तो फली जो है वो इस टाइप की मिलेगी। इन्फ्लेटेड कंडीशन इसको कहते हैं, संकीर्णित बोलते हैं इसको, जिसके बेसिस पर ये गिना जा सकता है कि अंदर कितने मटर हैं। जब ये फूली हुई इन्फ्लेटेड होती है तो उसमें अंदर पता नहीं लगता कि मटर हैं कितने। तो इसमें इन्फ्लेटेड डोमिनेंट फॉर्म और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव फॉर्म है। कलर ऑफ फूड, फली जो होती है इमेच्योर फली, उसका कलर कैसा होगा, तो दो कलर की मिलती हैं फलियां, ग्रीन और येलो कलर की। ग्रीन कलर उसमें से डोमिनेंट फॉर्म है, येलो कलर रिसेसिव फॉर्म है। शेप ऑफ सीड, सीड यानी अंदर बीज जो बनते हैं पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद में वो शेप में या तो राउंड होते हैं या फिर उसमें यूं धुरियां सी पड़ी हुई होती हैं। ये है राउंड, ये है रिंकल्ड। राउंड डोमिनेंट फॉर्म है, रिंकल्ड रिसेसिव फॉर्म है। और इनका कलर, कलर के बेसिस पर देखें तो इनके अंदर जो कोटिलीडन होते हैं उनका कलर है ये एक्चुअल में ये येलो और ग्रीन कलर के होते हैं। येलो कलर डोमिनेंट फॉर्म और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव फॉर्म इनकी मिलेगी। तो इस तरह से मेंडल ने इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा और उसके बेसिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो करवाए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाए और उनके बेसिस पर उन्होंने लॉ जो है उनको दिया था। तो उन एक्सपेरिमेंट वगैरह को जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए शुरुआती रूप में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है जेनेटिक्स का वो हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।